हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जी हाँ, चलिए BTEUP फाइनल एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। हम यहाँ पर आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर द ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर डिसाइड करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको सेम एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पूछा ही जाता है। इसमें हम MCQs भी देखेंगे, उनके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, लॉन्ग आंसर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पूरे सीरीज से जुड़कर रहना और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करना, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, लास्ट टाइम में हम क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं और हमसे अच्छा खासा क्वेश्चन मिस हो जाता है, नंबर कट जाता है। तो इस पॉइंट पर आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियो को एंडिंग तक देखना। आज के इस सेशन में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, MCQs के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हाईलाइट करके बिल्कुल यहाँ से चूज किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस पर अपनी कड़ी नजर जरूर से बनाकर रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। ये कुल मिलाकर मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके फार्मास्यूटिक्स के कुल मिलाकर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करेगा। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक हम सभी टॉपिक्स के सभी चैप्टर्स के हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a semi-solid dosage form? इनमें से कौन सा एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल केस यहाँ पर पूछा गया है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में नॉट, फॉल्स, ट्रू रहे, कैंट रहे, कैन नॉट रहे, एक्सेप्ट रहे, इन पर आपको कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर हमसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। चलिए ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड इमल्सन। चलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑइंटमेंट क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। यहाँ पर कुछ सॉलिड के भी पार्टिकल्स रहते हैं, कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट भी रहते हैं, तो कुछ लिक्विड इंग्रेडिएंट भी रहते हैं। क्रीम की बात करते हैं तो क्रीम भी सेमी सॉलिड है। आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं क्रीम के बारे में। ठीक है, अधिकतर लोग कॉस्मेटिक्स में यूज करते ही हैं। पेस्ट की बात करते हैं तो टूथपेस्ट ही लेकर चल लीजिए, टूथपेस्ट ही देख लीजिए, सेमी सॉलिड होता है। लेकिन अगर वहीं मैं इमल्सन की बात करता हूं तो ये आ जाएगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। और किस तरीके का लिक्विड डोजेज फॉर्म? तो ये होगा आपका बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग फेज है, एक डिस्पर्स्ड फेज है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम है। इमल्सन क्या होता है? जहां ऑयल और वाटर दोनों ऐसी चीजें जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो पाती हैं। वाटर और ऑयल आपस में कभी मिक्स नहीं होता, लेकिन हम किसी ऐसे टेक्निक्स के द्वारा और कुछ ऐसे एडिशनल हम इंग्रेडिएंट्स मिलाकर, फॉर एन एग्जांपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिलाकर, हम इन दो इमिसिबल पॉइंट्स को आपस में मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जिसे बोला जाता है इमल्सन। तो इमल्सन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है, इमल्सन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं, ऑक्यूसेट क्या है? ऑक्यूसेट बताइएगा। ईयर प्रिपरेशन है, नजल प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन है या आई प्रिपरेशन है? बहुत इजी, नाम में आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ओक्यूसेट मतलब आइस से रिलेटेड। ठीक है, ओक्यूसेट क्या होता है? देखिएगा, आइस प्रिपरेशन होता है। आइस में किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारे आई बॉल्स हैं, यहाँ पर देखिए आई बॉल्स के नीचे ये इस ऐसा फॉर्मुलेशन होता है जिसे यहाँ पर प्लेस किया जाता है और हमारे कंजक्टिवा वाले सेक्शन में इसे प्लेस किया जाता है। इसका शेप कैसा रहता है? सेक्स शेप का। ठीक है, एक थैलानुमा शेप का रहता है, जो वहां पर जाकर किसी भी तरीके के अगर इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरीके का इरिटेशन हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर टाइट कंटेनर किसके लिए यूज करेंगे? लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, कैप्सूल के लिए, इंजेक्टेबल या टैबलेट्स के लिए? बताइएगा, बहुत इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन। एयर टाइट ऐसे कौन से कंटेनर हैं जिसे हमें स्टोर करने के लिए एक ऐसा स्टोरेज कंडीशन चाहिए जहां इन्वायरमेंट से किसी भी तरीके का एयर उस
प्रोडक्ट तक ना पहुंच सके तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंजेक्टेबल। क्यों? क्योंकि इंजेक्टेबल में ऐसे मेडिसिन हम ले रहे हैं जिसे हम डायरेक्टली पेरेंट्रल तरीके से, मतलब हम डायरेक्ट उसे वाया द इंजेक्शन, वाया द सीरीज हम डायरेक्ट उसे हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशन में किसी भी तरीके का एयर ना आए या बाहरी इन्वायरमेंट से वो कनेक्ट ना रहे, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट में आता है, डायरेक्ट कनेक्शन में आता है, तो उस इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पायरोजेंस आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आ सकते हैं जो हमारे बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट शो कर सकते हैं। इस कारण से जब भी इनका प्रिपरेशन बनाते हैं आपको देखने को मिलेगा एम्प्यूल्स, वायल्स, इसमें ये पूरी तरीके से पैक्ड रहते हैं और एक रबड़ क्लोज कंटेनर रहता है, रबड़ टाइट कंटेनर, एक रबड़ का इनका जो कैप रहता है वो रबड़ का रहता है। एक्सेप्ट अगर हम दूसरे फॉर्मुलेशन की बात करें, आपने सिरप देखा होगा, सिरप में क्या ऐसे रबड़ पैकिंग रहता है? नहीं रहता, सिंपल प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक के वहां पर क्लोजर्स रहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, हमें एयर टाइट यहां पर रखने की जरूरत है। अगला देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 ग्लास किसे बोलते हैं? जब भी हम अब ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, जब भी पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। 4 तरीके के ग्लास होते हैं, 4 तरीके के ग्लास, इनके 4 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। इसमें पूछा गया है टाइप 3 किसे बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए? सोडा लाइम ग्लास। चलिए, टाइप 3 क्या हो जाएगा? सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ये क्या हो जाएगा? टाइप 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बोरोसिलिकेट क्या होता है? टाइप 1 होता है। और अगर मैं ट्रीटेड सोडा लाइम की बात करता हूं तो टाइप 2 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखना, रिमेंबर करते हुए चलना। सबसे पहला शुरुआत करेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास से, उसके बाद आप लगा देंगे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और ट्रीटेड हटाकर आपको कर देना है सोडा लाइम ग्लास, और लास्ट में आ जाएगा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो हम जनरली हम ऐसे यूज करते हैं हाउस होल्ड पर्पस में, लेकिन वहां पर हम कभी भी उनमें हम पेरेंट्रल्स को नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अगर मैं इनकी बात करता हूं, एनपी ग्लास या नॉन पेरेंट्रल ग्लास के नाम से भी जानते हैं टाइप 4 को। तो टाइप 3 के साथ साथ आपको बाकी सभी टाइप्स को भी याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखते हुए चलना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन वाले पार्ट से आ रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है? वर्किंग प्रिंसिपल बताइएगा बाल मिल का। बाल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो चलिए, बाल मिल ही एकमात्र ऐसा मिल है जो 2 अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला तो इंपेक्शन का भी काम होता है, दूसरा एट्रिशन का। इंपेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये साइज रिडक्शन की बात कर रहे हैं। अब मुझे इस रिमोट को तोड़ना है, मानकर चलिए मैं इस रिमोट को और छोटा करना चाहता हूं, तो एक तो ऑप्शन है कि मैं इसे 20 से काट दूं, एक ऑप्शन है कि मैं इसमें जोर से हथौड़ा मार दूं, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन दोनों को आपस में इनके बीच फ्रिक्शन करवा के भी मैं इसका साइज कम कर सकता हूं। तो इसमें 2 टाइप के मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। पहला इम्पैक्ट, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर हैमर से अगर लगाया तो इम्पैक्ट आ गया, और दूसरा एट्रिशन, मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आपस में रब कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल यहाँ पर काम होते हैं आपके बाल मिल के, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला देखते हैं, दोनों ही तरीके के मैकेनिज्म से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज द फिल्टर यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप्स। जी हाँ, चलिए, सिरप्स की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, चलो आंसर दिख गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। क्लैरिफिकेशन की बात करें, सिरप की बात करते हैं, कौन से फिल्टर यूज करेंगे? ड्रम फिल्टर, फिल्टर लीफ या मेटा फिल्टर? करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? मेटा फिल्टर। किसके लिए यूज किया जाएगा? तो सिरप के लिए, ध्यान में रखना, जहां सिरप पूछा गया है डायरेक्ट लगा दीजिएगा मेटा फिल्टर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सीजीएमपी का फुल फॉर्म बताइए। सीजीएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ध्यान रखना, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर हमें वहाँ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी में किसी भी तरीके का कंप्रोमिज़न हमें देखने को ना मिले, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें मेंटेन करते हुए रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिक्सिर। एलिक्सिर का करेक्ट डेफिनेशन बताइएगा। पहला बोला गया है स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अगला बोला गया है प्लेन हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और उसके बाद स्वीटेंड एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं होगा।
क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। एलिक्सिर क्या होता है? स्वीटेंड होता है। स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन तो होता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, प्लेन और स्वीटेंड दोनों बोला गया है, ध्यान रखना। हाइड्रो अल्कोहलिक होता है लेकिन इसका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। इस कारण से इसे हम जब भी हमारे थ्रोट में किसी तरीके का पेन हो रहा है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, तो थ्रोट को हम ट्रीट करने के लिए एलिक्सिर का यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए? स्वीटेंड। याद रखिए, इस टर्म को याद रखिएगा, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एलिक्सिर। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? वाटर भी है और अल्कोहल भी है, ध्यान रखना। ठीक है, वाटर भी है, अल्कोहल भी है। सर टेस्ट कैसा है? तो टेस्ट है सर इसका स्वीट। ये हो जाएगा आपका एलिक्सिर। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन। चलिए, सस्पेंशन में फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट इनमें से कौन सा है आपको बताना है। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट का काम क्या है? जैसे जब भी सस्पेंशन हम बनाते हैं, क्योंकि ये भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स यहाँ पर रहते हैं, तो जब भी हम सस्पेंशन बनाकर हम रख देंगे, लेकिन एक समय के बाद हम देखते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में डिस्पर्स हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जाकर मिल जाते हैं, छोटे छोटे फ्लॉक्स बना लेते हैं। इन फ्लॉक्स को हमें फिर से रीडिस्पर्स करने की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिएगा, एक जगह में इकट्ठा होकर रह गए, हमें क्या करना है? एक जगह में इनके पार्टिकल्स क्या हो गए? एक जगह में इकट्ठा हो गए, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसे इस पूरे कंटेनर में हमें फैलाना है ताकि एक यूनिफॉर्म डोज हमें मिल सके। इसके लिए हम क्या करेंगे? रीडिस्पर्सिबल एजेंट का यूज करते हैं। और रीडिस्पर्सिबल एजेंट क्या आ रहा है आपका यहाँ पर? सोडियम लॉराइल सल्फेट। ठीक है, क्या आ रहा है आपका? सोडियम लॉराइल सल्फेट। ध्यान रखिएगा, SLS के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला देखते हैं, कोल्ड क्रीम किस तरीके का एग्जांपल होता है? कोल्ड क्रीम, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मल्टीपल इमल्सन या माइक्रो इमल्सन। चलिए, मल्टीपल काट दीजिए, माइक्रो काट दीजिए। अब इन दोनों की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? कोल्ड क्रीम। जब भी इसका अपीयरेंस आप देखेंगे तो कोल्ड क्रीम का यूज अधिकतर ठंड मौसम में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारे बॉडी में मॉइस्चर बनी रहे। अब ये काम कैसे करता है? ये जब भी हम जिस भी एरिया में, जैसे हमारे क्या होता है, ठंड मौसम में हाथ पैर फटने लगते हैं, ठीक है, वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हमें मॉइस्चर बनाकर रखना है। तो जैसे मुझे इस हाथ में अगर कोल्ड क्रीम लगाना है, यहाँ पर जो मैंने कोल्ड क्रीम लगाया, अब ये कोल्ड क्रीम क्या काम करता है? मेरे हाथ या उस पर्टिकुलर एरिया में इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा। और लेयर किस तरीके का रहेगा? ऑयली लेयर रहेगा। याद रखिएगा, ऑयली लेयर रहेगा। इस कारण से, ऑयली लेयर रहने के कारण वाटर आसानी से इवापोरेट नहीं हो पाते। इट मीन्स मॉइस्चर हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। और ये तभी हो पाएगा जब इसमें ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। तो किस तरीके का हो जाएगा भैया? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। आंख बंद करके लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। जस्ट अगर मैं इसका अपोजिट बात करता हूं, वेनिसिंग क्रीम, वेनिसिंग क्रीम का एग्जाम्पल क्या होगा? वो ऑयल इन वाटर हो जाएगा। वेनिसिंग क्रीम में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, ऑयल का क्वांटिटी कम रहेगा। कोल्ड क्रीम में जस्ट अपोजिट। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस इमल्सिफायर का सबसे ज्यादा HLV वैल्यू है? HLV वैल्यू यानी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक वैल्यू। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किसका है आपको बताना है? PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 400, सेट्रीमाइड या सोडियम लॉराइल सल्फेट एंड स्पाइन 80। चलिए, करेक्ट आंसर क्या आएगा? SLS। जी हाँ, SLS का HLV वैल्यू सबसे ज्यादा होता है इमल्सिफायर्स के कैटेगरी में। HLV वैल्यू कितना होता है? 40। ध्यान रखना है, 40 हो रहा है। अब देखिएगा, HLV वैल्यू 40 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये वाटर सॉल्युबल, हाईली वाटर सॉल्युबल। जैसे HLV वैल्यू में ऊपर बढ़ेंगे तो वाटर लविंग आपका प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा, वाटर सॉल्युबल चीजें आती जाएंगी। अगर वहीं आप नीचे आओगे तो ऑयल लविंग, ऑयल सॉल्युबल चीजें ये बढ़ती हो जाएंगी। तो यहाँ पर 40 बोला गया है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? वाटर लविंग, सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल सोडियम लॉराइल सल्फेट कितना है? 40। ध्यान रखना। अगला देखते हैं, बीज वैक्स की बात करते हैं। किस तरीके का ऑइंटमेंट बेस होता है? इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। किस तरीके का ऑइंटमेंट बेस है? हाइड्रोकार्बन है या ओलियजिनस बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस है, वाटर मिसिबल, वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, या वाटर रिमूवल, और दूसरा वाटर सॉल्युबल। एक मिक्सिंग और एक सॉल्युबलाइजेशन, दोनों में अंतर है। यहां पर आपको ध्यान रखना है।
ऑइंटमेंट बेस बीज वैक्स बोला गया, बीज वैक्स बोला जाए, हाइड्रस वूल फैट बोला जाए, वूल अल्कोहल बोला जाए, कोलेस्ट्रॉल बोलूँ मैं, ये सभी आते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप में। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन टाइप में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर वहीं लिक्विड पैराफिन की बात करता हूँ, सॉफ्ट पैराफिन की बात करता हूँ, हार्ड पैराफिन की बात करें, ओलियाजिनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ट्रैगाकैंथ की बात करें, जिलेटिन, पैक्टिन, सेल्यूलोज के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सभी होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सपोजिटरी से बोला गया है, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन। चलिए, किस एरिया में हम सपोजिटरीज को लोकल एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं? नॉस्ट्रिल में यूज कर रहे हैं, सबलिंगुअल यूज कर रहे हैं, वेजाइनल या ईयर के तौर पर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लोकल एक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर? देखिएगा, वेजाइनल। ठीक है, वेजाइनल रूट से जब भी हम अप्लाई करेंगे मेनली यहाँ पर आते हैं पैसारीज। ध्यान रखिए, वेजाइनल सपोजिटरीज जिन्हें वेजाइना के रूट से हम एडमिनिस्टर करवाते हैं उनका दूसरा नाम भी बोला गया है पैसारीज। ठीक है, ये टेबल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार इनके शेप्स आपके सामने आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके सामने आए, जरूरी नहीं कि वेजाइनल वाला ही क्वेश्चन आए, हो सकता है इट में भी चांसेस है कि आपसे पूछ दे यूरेथ्रल सपोजिटरी जिसे बोगिस के नाम से जाना जाता है, आप उसका शेप बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट की बात करते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन सा? ये सभी क्या है, आपके ऑइंटमेंट बनाने के मेथड्स हैं, लेकिन आपको इनमें से व्हाइट फील्ड के लिए बताना है फ्यूजन मेथड से बनाते हैं, ट्राइचुरेशन या केमिकल रिएक्शन मेथड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? ट्राइचुरेशन मेथड। ट्राइचुरेशन मतलब क्या होता है, मोटर पिस्टल में हम लगातार हम क्या करते हैं, मिक्स करते रहेंगे इंग्रेडिएंट्स को, और उसके बाद जो ऑइंटमेंट बन रहा है उसे बोला जाएगा ट्राइचुरेशन मेथड्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, हैपा। हैपा फिल्टर नाम सुना होगा आप सभी ने, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिल्टर है। इस हैपा फिल्टर में जो हैपा होता है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। हायर एफिशिएंस पार्टिकुलेट एयर, हाई इफेक्टिव पार्टिकुलेट एटमोस्फियर, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स अवेबिलिटी या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन डी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये हो जाएगा हैपा फिल्टर। जब भी हम एसेप्टिक एरिया बनाते हैं, ऐसे एरियाज जहां पर हम पेरेंटल प्रिपरेशंस को प्रिपेयर कर रहे हैं या तो उन्हें हम फील कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्टोरेज हम कर रहे हैं, इन सभी एरियाज को एक पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया में बनाया जाता है जहां पर बाहर से पार्टिकल्स बहुत कम ही आ सके या ना ही आ सके। ठीक है, यहाँ पर हैपा फिल्टर की बात करें तो 99.97% इसकी एफिशिएंसी होती है। एक साल में 2 बार इसे चेक किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए चलना। अगला देखते हैं, डी वैल्यू की बात करते हैं। जब भी स्टेरिलाइजेशन पढ़ेंगे तो डी वैल्यू क्या होता है? डेथ टाइम होता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, परसेंटेज डेथ टाइम होता है या थर्मल इंडेक्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी वैल्यू। देखिएगा, जब भी हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते समय हमें वहां पर, अब हम चेक कर रहे हैं, स्टेराइल कर रहे हैं ऑटोक्लेव में, किसी भी तरीके के मेथड से द्वारा अगर हम स्टेराइल कर रहे हैं तो हम वहां पर पहले चेक करेंगे कि कितने मिनट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हुए हैं। तो देखिएगा, डी वैल्यू एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में हमें, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को अगर हम स्टेराइल कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि डी वैल्यू एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं। जी हाँ, जब आपका 90% आपको डेथ देखने को मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाएगा आपका डेसिमल रिडक्शन टाइम। ठीक है, डी टाइम के नाम से, डी वैल्यू के नाम से जानेंगे। अगला देखते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज। ठीक है, जो आपने देखा होगा डॉक्टर जो सिरिंज हमें लगाते हैं, किसी भी तरीके का अगर हमें इंजेक्शन लगाना है, पेरेंटल अगर हमें लगाना है, तो वो किससे बने रहते हैं आपको बताना है। पॉलीप्रोपाइलिन से बनते हैं, ग्लास से बनेंगे, पॉलीटेट्रा क्लोरोइथेन से बनते हैं, या इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके लिए? चलिए बताइएगा।
पॉलीप्रोपाइलीन, बहुत इजी। ग्लास मत लगा कर आइए, ग्लास बिल्कुल भी नहीं, ग्लास या दूसरा पॉलीटेट्राक्लोरोइथैलीन बिल्कुल भी नहीं। ध्यान में रखना है पॉलीप्रोपाइलीन। जितने भी आपके इस तरीके के प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये जो आपको सीरीन देखने को मिल रहे हैं, ये सब किससे बने रहते हैं? आपके पॉलीप्रोपाइलीन से मिलकर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन आया है फिर से टैबलेट से। विटामिन टैबलेट्स की बात करते हैं। मेनली इन्हें, या अगर मैं ऑन एन एवरेज एक मैं बात करता हूं, तो अधिकतर जो जितने भी विटामिन रहते हैं, विटामिन वाले टैबलेट्स रहते हैं, उनका फॉर्मुलेशन किस तरीके का रहता है? हाइपोडर्मिक रहेगा, यानी वाटर में डालते ही सोल्यूबलाइज हो जाए। सबलिंगुअल मतलब हम उसे टंग के नीचे हम उसे रिप्लेस करते हैं। इफर्वेशन मतलब पानी में डालते ही वो बुलबुला छोड़े, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, जैसे आपकी इनो के टैबलेट छोड़ते हैं। और उसके बाद च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स मतलब हम ऐसे टैबलेट जिसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है कि हम उसे डायरेक्ट चाप कर ही खा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं पैरासीटामोल या एस्पिरिन को चाप कर खा जाओ, कोई भी खाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट ही आपको इतना ज्यादा कड़वा, इतना अनईजी लगेगा कि आपके साथ पॉसिबल नहीं। लेकिन जरा सोचकर देखिएगा, जब कोविड-19 हुआ था, वहां पर बोला गया था कि आपको विटामिन सी के टैबलेट्स लेने हैं, जितना ज़्यादा हो सके विटामिन सी के टैबलेट्स लेकर चलिए। विटामिन सी के टैबलेट्स में क्या इंस्ट्रक्शन था कि आप उसे सिंपली आप उसे चाब कर भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट ही वैसा है, वो हल्का हल्का सा खट्टा लगता है। तो जितने भी विटामिन वाले टैबलेट होते हैं वो अधिकतर च्यूएबल बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ताकि हम उसे आसानी से खा सकें। उनका टेस्ट ही ऐसा रहता है कि उसे आसानी से हम खा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट को टैबलेट में ऐड करने की क्या जरूरत है? हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन के लिए, मतलब टैबलेट्स के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प हो रहा है। दूसरा, इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, बिल्कुल, और इंक्रीज द स्टेबिलिटी। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर डी, इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट। क्यों? किस तरीके से? देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि जाइए मार्केट से 500 mg पैरासीटामोल लेकर आ जाओ, ठीक है, पैरासीटामोल 500 mg लेकर आ जाओ, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसमें जो अगर आपने एक टैबलेट लेकर आया, ठीक है, तो उस टैबलेट का वेट नहीं में कम से कम 6 से 7 ग्राम होगा ही होगा। 6 से 7 ग्राम होगा ही होगा एक टैबलेट का 6 से 7 ग्राम, लगभग मानकर चलो 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, वो डिपेंड करता है टैबलेट्स के ऊपर, वो उतना होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें 6 ग्राम में मात्र और मात्र 500 मिलीग्राम आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी एपीआई है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी आपका जो पैरासीटामोल जो मेन ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ 500 मिलीग्राम है। इसके बाद 5.5 ग्राम डाइल्यूएंट्स मिलाए गए हैं। क्यों मिलाए गए हैं? क्योंकि 500 मिलीग्राम मतलब जस्ट थोड़ा सा, इतने को कैरी कर पाना मुश्किल है। अगर उतना ही बनाएंगे तो आपके लिए वो कैरी कर पाना मुश्किल है। ठीक है, आपको उसे मैन्युफैक्चर कर पाना मुश्किल है, उसका एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ आधा कप चाय बनाओ और अगर मैं आपको बोलता हूँ 4 कप चाय बनाओ, आपके लिए आसान कौन सा पड़ेगा? आपके लिए ईजी कौन सा पड़ेगा? देखिए, आधा कप चाय बनाओगे तो भी आपको वही बर्तन लगेगा, तो भी आपको उतना ही गैस लगेगा। ठीक है, और अगर 4 कप बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, चलिए ये करेक्ट आंसर निकल गया आपके लिए। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसका साइज बढ़ा सके, ताकि हम उसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, उन्हें प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर कर सके और हमारे लिए भी वो लेने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट बताइएगा। इनमें से सभी सुपर डिसइंटीग्रेंट हो रहे हैं जो टैबलेट के ब्रेकडाउन में हेल्प हो रहे हैं। तो क्या होता है, टैबलेट हमारे बॉडी में जाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टैबलेट जाते ही घुल जाता है, नहीं, पहले जाएंगे और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। एक बम्बार्डिंग मैकेनिज्म के द्वारा वो टूटते हैं और इससे टूटने के लिए सुपर डिसइंटीग्रेट का यूज होता है। इनमें से क्रॉस कार्मेलोस सुपर डिसइंटीग्रेट होता है, क्रॉस पोविडॉन भी होता है एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये तीनों ही क्या होते हैं? सुपर डिसइंटीग्रेट। आपसे पूछा गया है एक्सेप्शनल केस, तो बता दीजिए पोविडॉन। ठीक है, पोविडॉन क्या होता है? एक बाइंडर होता है जो इनके जस्ट अपोजिट काम करता है।
इनका काम है तोड़ने का और पोविडॉन का काम है जोड़ने का। ठीक है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। अगला देखते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट। ठीक है, किसी भी टैबलेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखेंगे, मैकेनिकली वो कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है, उसे चेक करने के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं, हार्डनेस टेस्टर का यूज करेंगे, फ्रीएबिलिटी, ठीक है, डिसइंटीग्रेटर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए यहाँ पर, हार्डनेस टेस्टर। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पर टैबलेट के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ आपके लिए हार्डनेस टेस्टर निकलेगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्डनेस टेस्टर आते हैं, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉफ, फाइजर, अर्विका, ठीक है, जिकर्स, और ये सभी किस में मेजर करते हैं तो इनका मेजर करने का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। जी हाँ, किलोग्राम से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट। ठीक है, एक टैबलेट है, अगर इसका ऊपर का हिस्सा या निचला हिस्सा या तो ये पूरी तरीके से निकल गया है या आधा अधूरा निकला है, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे, स्टिकिंग या चिपिंग। ये टैबलेट के डिफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैबलेट डिफेक्ट, टैबलेट कोटिंग, टैबलेट के इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, श्योरिटी के साथ है, लेकर चलिए, बिल्कुल ध्यान में रखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपके लिए, कैपिंग। अच्छा, अब इसे याद कैसे करेंगे, कैपिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या निकला, अगर एक टैबलेट का ऊपरी हिस्सा निकल गया है तो उसे कैपिंग बोलते हैं। क्यों, ये किस तरीके से इसे जानेंगे, देखिएगा। कैपिंग, कैप मतलब क्या होता है, कैप जो अपन ऊपर में पहनते हैं। ठीक है, तो ऊपर से आगे आपके लिए क्या आ जाएगा, ऊपर मतलब कैप ऊपर में हो गया, तो यहाँ पर टॉप बोला है तो वहां से सीधा याद रख लेना कैपिंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। अच्छा, इनमें से ये कैप्सूल के साइज हैं। कैप्सूल का साइज क्या होता है, 000 से स्टार्ट होता है और जाकर 5 में एंड होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कैप्सूल है जिसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में उनमें ड्रग्स आ रहे हैं, मैक्सिमम जिसकी कैपेसिटी है, किसकी होगी। अधिकतर स्टूडेंट बोलेंगे सर 5 की, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिएगा जैसे जैसे टैबलेट, जैसे जैसे कैप्सूल का साइज नंबर बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे कैप्सूल का साइज नंबर बढ़ता है उनका साइज रिड्यूस होता है। चलिए कैसे, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ देखिएगा जैसे टैबलेट, ये जैसे ही कैप्सूल का साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है लेकिन नंबर बढ़ रहा है। टैबलेट आपके कैप्सूल नंबर 000 का साइज देखिए और 5 का साइज देखिए, इसकी कैपेसिटी कम रहेगी, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। इस टेबल को जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना। अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जो हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है और एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी है, मतलब हमारे लिए ये हमारे इम्यून सिस्टम पर वर्क करेगा, हमारे इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सेरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड या ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। सेरा की बात करें या सेरम की बात कर रहे हैं, वैक्सीन इसमें भी एंटीजेंस रहते हैं, टॉक्सॉइड्स ये बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, बैक्टीरिया के टॉक्सिन पार्ट से इन्हें लिया जाता है। ये सभी क्या करेंगे, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए एज ए सप्लीमेंट हम इनका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जी हाँ, गैसियस मेथड का, जब देखिए स्टेरिलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, एक हो जाएगा आपका ड्राई हीट मेथड, एक है आपका मॉइस्ट हीट मेथड, उसके बाद सनलाइट ले सकते हैं, रेडिएशन ले सकते हैं, केमिकल ले सकते हैं। तो केमिकल में यहाँ पर गैसियस की हम बात करते हैं, तो कौन से गैस का हम यूज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, नाइट्रस पेरोक्साइड, क्रिसॉल या फिनॉल। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए, इथाइलिन ऑक्साइड। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, आपको हमेशा हेल्प होगा। टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, यहाँ पर आपको सारे स्टेरिलाइजेशन मेथड देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल की बात करते हैं तो सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन, इनका यूज करेंगे। हीट में भी 2 तरीके का कैटेगरी आपका हो गया, ठीक है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा। और
केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में गैस वाले केमिकल्स भी आते हैं, लिक्विड केमिकल्स भी आते हैं। गैस में फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन एंड ओजोन, इनका यूज करेंगे। और लिक्विड में अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सभी का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसके बाद मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन मेथड का यानी फिजिकल मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा होगा। इवन जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं उन पर भी आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। जहां जहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला है, वीडियो प्लेबैक करके फिर से स्क्रीनशॉट जरूर से रख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प होने जा रही हैं। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।